नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता भी है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी की सीरीज को, और हमने कुछ वीडियो अपलोड कर भी दिए थे कि जो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में पेडागोजी पूछी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेडागोजी जो कि पूछी गई थी। और ये हम आज का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वर्ग 1 में 15 नंबर की जो पेडागोजी पूछी गई थी उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और डेली डिस्कस करते आ रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वर्ग 3 में आने की उम्मीद है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखिए अंत तक, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी है वो आपको दे दें। उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है जिन्होंने अभी तक वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज नहीं ली है और टेस्ट नहीं लगाए हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन परीक्षा के लिए नहीं बचे हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर 299 में मिल रही है, लेकिन इसको आप 50% डिस्काउंट के साथ APN 50 कोड यूज करके खरीद सकते हैं। इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपकी इंग्लिश और संस्कृत दोनों भाषाएं होती हैं। जो भी आप चुनना चाहें चुन सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न था वो था तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो सभी को पता है कि जो 3 नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम, वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वर्ग 1 में पूछे गए हुए प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको वीडियो को अंत तक देखिए। हम सोचते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। कुछ लोगों ने अभी तक पेपर नहीं देखे होंगे, तो आप 15 मिनट की वीडियो में सारे 15 क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये सीरीज डेली लाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं विचारमन ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। किसमें विचारमन ढंग से सोचा जाता है और उत्पादक रूप से चिंतन करके कुछ सोल्यूशन निकाला जाता है या उत्पाद निकाला जाता है। तो किसमें ऐसा शामिल होता है? गहन चिंतन में, अमूर्त चिंतन में, अपसारी चिंतन में या फिर प्रतिबिंब चिंतन में? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गहन चिंतन में उत्पादक रूप से सोचा जाता है और साक्ष्य ढंग से इसको क्या है, प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो मौखिक व्यवहार के लिए जो सहभागिता विश्लेषण तकनीक है वो विकसित की गई थी आपकी फ्लैंडर्स के द्वारा। ज़्यादातर जो मार्केट में आप बुक पढ़ रहे हैं उसमें नहीं दिया गया है, तो इसको थोड़ी सा इंटरनेट से आप देख लीजिए। बाकी फ्लैंडर्स के द्वारा दी गई थी। और फ्लैंडर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम में लिंक है, पूरी PDF है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मौखिक व्यवहार की सहभागिता का विश्लेषण तकनीक किसने प्रतिपादित की थी? फ्लैंडर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था या प्रश्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? सभी को पता है प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे लिखना, सूचना, नाम और लेवल जब एक परीक्षा में इस्तेमाल होती है तो निम्न का परीक्षण करती है। किसका परीक्षण करती है? अनुप्रयोग का, मूल्यांकन स्तर का, ज्ञान स्तर का या फिर संश्लेषण स्तर का? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? कि जैसे कि क्रिया है आपकी लिखना, सूची, नाम और लेवल, एक परीक्षा में जब इस्तेमाल होते हैं तो आपके कौन से स्तर का परीक्षण किया जाता है? जी हाँ, तो उस ऐसी स्थिति में आपका प्रयोग किया जाता है कौन सा स्तर? ज्ञान स्तर। कौन सा स्तर? ज्ञान स्तर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान स्तर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुरस्कार और दंड निम्न रूप से कार्य करते हैं। तो आपको पता है पुरस्कार और दंड जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? बाह्य प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। आंतरिक प्रेरणा तो होगी नहीं। पुरस्कार और दंड जो है वो बाह्य प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रश्न आसान है उनमें टाइम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन लोगों ने इंग्लिश से परहेज कर रखा है वो यहाँ पर गलती कर सकते हैं। प्रश्न पढ़िए। आर्मस्ट्रांग खालिस्तान के मुख्य प्रतिपादक थे। समस्या हल विधि के, प्रदर्शन विधि के, अनुमानी विधि के, परियोजना विधि के?
बताइए क्या होगा आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, हिंदी में है आपका अनुमानी विधि, और आप इंग्लिश में पढ़ते तो तुरंत आंसर आ जाता है आपका ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मानव युग्मज में शामिल होते हैं, मानव युग्मज में कितने जो है शामिल होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, 21 जोड़ी, 46 जोड़ी या फिर 42 जोड़ी गुणसूत्र। तो यहाँ पर जो कुछ लोग गलती कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र। यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 24 जोड़ी क्यों नहीं होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो 24 जोड़ी क्यों नहीं होगी, 24 जोड़ी नहीं होता, कितना होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और दूसरी बात 42 जोड़ी नहीं होते हैं, 23 दूनी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 जोड़ी नहीं होती, 46 होते हैं कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो हमारा वो है कि शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधा निम्न है। संचार शब्दों के जो है दो दो अर्थ होने के कारण संचार में कौन सी बाधा होती है। संचार के लिए शैक्षिक बाधा होती है, संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा होती है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा होती है, या फिर संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखिए शब्दों के जो दोहरे अर्थ के कारण जो बाधा होती है उसको क्या कहते हैं, शब्दों संचार के लिए क्या कहा जाता है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा। क्या कहा जाता है, संचार के लिए शब्दार्थ बाधा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10। एरिक एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, स्त्री और पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष को, या समस्वरित या विसमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष को, या एक अनसुलझा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि में, या एक अनसुलझा एपीएस मनोग्रंथि में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा, एरिक एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास किस पर निर्भर करता है, समस्वरित व विसमस्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष को निर्भर करता है। किसका मानना था, एरिक एरिक्सन का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है। तो सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है इसको, ये गलत नहीं होना चाहिए। एक भौतिक घटना है, एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, या मनोप्रेरणात्मक प्रक्रिया है, या प्रभावशाली व्यवहार है। तो सभी को पता है कि चिंतन एक अनिवार्य रूप से ज्ञानात्मक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है, ज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्मृति विज्ञान है, स्मृति विज्ञान है। देखिए कितने आसान से प्रश्न आए थे। आर्थिक सहायता है, स्मृति सहायक है, जादुई शब्द है, सैद्धांतिक चरण है। तो आपको पता है जो स्मृति है वो किससे संबंधित है, स्मृति किससे संबंधित है, स्मृति सहायक है। स्मृति विज्ञान स्मृति में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13 कि जो आपका है प्रश्न वो है, जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के मूल का पता इनके समय में लगाया जा सकता है। जो जांच है उसकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका पता किसके समय में लगाया जा सकता था या लगाया जा सकता है, रसल के, प्लूटो के, अरस्तु के, या फिर सुकरात के। तो जो जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति है वो सुकरात के समय में भी उसका पता लगाया जाता था या लगाया जा सकता है, क्योंकि ये विकसित हो गई थी उनके समय पे भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। आप कमेंट करके बताइए सुकरात का शिष्य कौन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्पित करता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और पूछ किसके बारे में रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थित करता है। कौन सा जो सिद्धांत है, सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं, ये समर्थित है, या फिर बुद्धि, विश्लेषण, रचनात्मकता, व्यवहार, बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है, या फिर एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है, या फिर अगला ऑप्शन है
विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमित होती हैं। सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि विश्लेषणात्मक। जो बुद्धि है आपकी वो कैसी होगी? विश्लेषणात्मक होगी, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है बुद्धि। किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और वो प्रश्न है आपका, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बच्चे की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है अधिगम की प्रक्रिया के लिए, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम की शैली या बच्चे का परीक्षा परिणाम। तो आपको अच्छे से पता है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, कि जो अधिगम की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपकी अधिगम शैली। क्या जरूरी है? अधिगम शैली। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं कुल 15 प्रश्न और जो कि पूछे गए थे वर्ग 1 में। वर्ग 1 के पेपर में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे जिनको हमने डिस्कस किया है। कई लोगों को टाइम नहीं मिलता, पीडीएफ नहीं मिलते, कहीं कुछ, तो आप डेली एक वीडियो देख लीजिए, आपके प्रश्न संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।